सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बेसिकली स्टडी करेंगे हीट और टेम्परेचर क्या होता है, स्पेसिफिक हीट, मोलर स्पेसिफिक हीट, हीट कैपेसिटी, इन सब का बेसिक डेफिनेशन। फिर इसके बाद हम डुलोंग पैटेट लॉ जो कि क्लासिकल थ्योरी ऑफ स्पेसिफिक हीट और लेटिस वाइब्रेशन के लिए उसके बारे में डिस्कस करेंगे। उसका सक्सेस क्या हुआ, फिर कहाँ क्लासिकल थ्योरी ऑफ स्पेसिफिक हीट फेल हो गई, फिर उसके बाद उससे रिलेटेड इंटरव्यूज में क्वेश्चन, किस टाइप के क्वेश्चन जनरली इंटरव्यूज वगैरह में पूछे जाते हैं, हम उन सबको लेकर अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हीट और टेम्परेचर। हीट और टेम्परेचर का बेसिक, हीट क्या होता है, टेम्परेचर क्या होता है, इनका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। सो हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट एक प्रकार से एनर्जी का फॉर्म है, दैट इज हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। मींस हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी जो कि ट्रांसफर होती है एक बॉडी से अनदर बॉडी। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर डिफरेंस। जैसे सपोज एक बॉडी है जिसका टेम्परेचर है 10 डिग्री सेल्सियस और एक और बॉडी है जो कि 90 डिग्री सेल्सियस पे। अब इन दोनों बॉडी को मैं कांटेक्ट में लेके आऊं, इन दोनों बॉडियों को मैं कांटेक्ट में लेके आऊं तो क्या होगा, हीट ट्रांसफर होगी एक बॉडी से अनदर बॉडी की ओर जिसका टेम्परेचर लोअर है। ये हीट ट्रांसफर क्यों हो रही है? ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। अगर यही बॉडी, एक बॉडी 10 डिग्री सेल्सियस और अनदर बॉडी वो भी 10 डिग्री सेल्सियस, दोनों बॉडी सेम टेम्परेचर पे होंगी तो हीट का ट्रांसफर नहीं होगा एक बॉडी से दूसरे बॉडी के फॉर्म में। सो हीट का ट्रांसफर एक बॉडी से दूसरे बॉडी के फॉर्म में इसलिए होता है ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। जैसे आपने सुना होगा ना कि रियल लाइफ में हमने देखा होगा ना, जैसे किसी को बुखार आ रहा होता है तो हम कहते हैं ना कि बुखार आ रहा है व्यक्ति को, उसके पास मत जाओ या उसके पास मत बैठो या उसके साथ मत सो। क्यों? इसका रीजन यही है ना कि जो उसकी बॉडी है उसका टेम्परेचर हाई और तुम्हारी बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल है तो तुम्हारा उसकी बॉडी की हीट तुम में ट्रांसफर हो जाएगी। क्यों? क्योंकि तो उसकी बॉडी का टेम्परेचर हाई है और तुम्हारी बॉडी का टेम्परेचर लो है। सो ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस हीट गोइंग टू बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम हायर body to a lower body, right? So heat is just a form of energy that will be transferred from one body to another body due to temperature difference, due to temperature difference, right? So इसका एग्जांपल जो कि मैंने समझा, व्हेन अ हॉट बॉडी, व्हेन अ हॉट ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन कांटेक्ट विद द कोल्ड ऑब्जेक्ट हीट फ्लोज फ्रॉम हॉट टू द कोल्ड। इसकी यूनिट क्या है? ऐसा यूनिट ऑफ जूल इज, ऐसा यूनिट जो कि जूल है और इसको कैलोरी के फॉर्म में भी यूज करते हैं जिसको हम कहते हैं 1 कैलोरी, जिसकी अदर यूनिट जिसको हम सीजीआई यूनिट भी कहते हैं जिसका कैलोरी है। और इसका रिलेशन क्या होता है? 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.186 जूल, राइट? अब अगला डेफिनेशन होगा टेम्परेचर। टेम्परेचर, टेम्परेचर क्या होता है? टेम्परेचर इज अ फिजिकल क्वांटिटी, टेम्परेचर इज अ फिजिकल क्वांटिटी दैट डिटरमाइंस द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी। मींस टेम्परेचर एक फिजिकल क्वांटिटी, मींस एक फिजिकल पैरामीटर है जो बताता है कि कोई बॉडी कितना हॉट है या फिर कोई बॉडी कितना कोल्ड है। सो टेम्परेचर इज अ फिजिकल क्वांटिटी दैट डिटरमाइंस द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी। मींस जैसे सपोज एक बॉडी ये 10 डिग्री सेल्सियस पे है, राइट, और अनदर बॉडी 90 डिग्री सेल्सियस पर, तो हमें ये 10 डिग्री सेल्सियस मींस बॉडी का टेम्परेचर बता रहा है ना कि ये बॉडी 10 डिग्री मींस ये बॉडी कम, इसका टेम्परेचर कम है। और दूसरी बॉडी जो कि इसका टेम्परेचर 90 डिग्री सेल्सियस मींस ये बताता, टेम्परेचर हमें बता रहा है ना कि इस बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा है एज कंपेयर टू अदर बॉडी। तो टेम्परेचर हमें बताता है कि कोई बॉडी कितना हॉट है या फिर कितना कोल्ड है। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? केल्विन, ऐसा यूनिट इज केल्विन। और उसकी अदर यूनिट भी होती है सेल्सियस और फ़ारेनहाइट। और मैं इसके लिए एक रिलेशन लिख देता हूँ, C-0 100 - 0 दैट इज ऐसी केल्विन में भी क्या होता है K-0 अपॉन 373.15 - 273 और एक मिनट, इसका क्या होता है 273.15 और यहाँ भी 373.15, ये केल्विन में। और ऐसी फ़ारेनहाइट में F-180 अपॉन 212 माइनस 180, तो C/100 दैट इज इक्वल टू K-273.15 अपॉन 100 दैट इज इक्वल टू F-180/32। सो ये रिलेशन है। अगर आपको जैसे कोई भी टेम्परेचर दे दी जाए और आपसे पूछा जाए कि डिग्री सेल्सियस को केल्विन में या फिर केल्विन को फ़ारेनहाइट में या फिर फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना हो तो कैसे कर सकते हो?
तो ये देखो, ये रिलेशन अभी हमने अभी देखा ना, सेल्सियस और केल्विन, सेल्सियस और केल्विन में अगर इन दोनों को हमें कन्वर्ट करना होगा तो हम क्या करेंगे, C अपॉन 100 दैट इज इक्वल टू K माइनस 273.15 बाय 100। ये 100 और ये 100 कैंसिल हो जाएगा, सो केल्विन इज इक्वल टू C डिग्री सेल्सियस प्लस 273.50। ये हमारा रिलेशन आया एक, राइट। और ऐसे ही फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस में भी रिलेशन निकाल सकते हैं, एक इसका और एक इसका, इन दोनों का भी रिलेशन हम इजीली ऐसे ही निकाल सकते हैं। जैसे हम क्या करेंगे, C अपॉन 100 दैट इज इक्वल टू F माइनस 180/32। तो इसको सॉल्व करते हैं तो हमारा जो जनरली रिलेशन आता है F इज इक्वल टू 9/5 टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस प्लस 32। अब जैसे मैं आपसे कहूँ कि 5, जैसे मैंने आपसे कहा एक क्वेश्चन देता हूँ जैसे एग्जाम्पल के फॉर्म में, जैसे मैंने कहा कि हमारा टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस 5 डिग्री सेल्सियस है, तो इसको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर दो। फ़ारेनहाइट में क्या कन्वर्ट करेंगे, 9/5 इंटू 5 प्लस 32, सो 5 से 5 कैंसिल, सो इन फ़ारेनहाइट दैट इज कम्स आउट टू बी 41 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो ये इस तरीके से हम यूज कर सकते हैं इन रिलेशंस का, जो कि काफी यूजफुल होते हैं। कई बार इंटरव्यूज वगैरह में वो चेक कर लेते हैं कि तुम्हें पता है कि नहीं पता ये बेसिक कन्वर्जन यूनिट्स और नो। अब इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन टेम्परेचर, difference between heat and temperature. So heat is a energy transfer. Heat is a energy transfer. Temperature is heat is the energy, means heat energy transfer का, और temperature is measure of hotness और coldness, means heat एक प्रकार से energy का transfer है और temperature किसी बॉडी का hotness और coldness को measure करता है। Heat depends on mass, टेम्परेचर डज नॉट, हीट डिपेंड्स करता है उस बॉडी के मास पे, टेम्परेचर डज नॉट डिपेंड्स ऑन बॉडीज मास। हीट फ्लोज, टेम्परेचर इंडिकेट्स, अगर हीट फ्लोज होता है तो टेम्परेचर इंडिकेट्स डायरेक्शन ऑफ फ्लो। हीट अगर फ्लो होती है एक बॉडी से दूसरे बॉडी में तो टेम्परेचर इंडिकेट करता है कि किस डायरेक्शन में हीट फ्लो होगी। हीट डिपेंड्स करती है मास पे बट टेम्परेचर डज नॉट डिपेंड्स ऑन मास। हीट फ्लो होती है एक बॉडी से दूसरे बॉडी में तो टेम्परेचर उसको डायरेक्शन देता है कि तुम्हें किस डायरेक्शन में फ्लो होना है, राइट। अब अगला टर्म हमने हीट और टेम्परेचर के समझ, अगला टर्म जो कि हमें बहुत इंपॉर्टेंट है, हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी इसको डिनोट करते हैं सी से, हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी बाय 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन। मीन जैसे कोई बॉडी है, मैं ये कहता हूं ये बॉडी है तुम्हारी, ये बॉडी का मास mkg है, इस बॉडी का मास mkg को मुझे 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना, जैसे सपोज इस बॉडी का टेम्परेचर 14 डिग्री सेल्सियस, इस बॉडी के टेम्परेचर को मुझे 15 डिग्री सेल्सियस करने के लिए कितनी हीट देनी पड़ेगी, वही हमारा हीट कैपेसिटी है। हीट कैपेसिटी इज द अमाउंट ऑफ हीट required to raise the temperature of the body by 1 degree Celsius or by 1 Kelvin is called heat capacity. Means मेरे इस बॉडी को कितना टेम्परेचर प्रोवाइड करूं कि इसका टेम्परेचर 14 डिग्री सेल्सियस से 15 डिग्री सेल्सियस चेंज हो जाए। मींस 1 डिग्री सेल्सियस या फिर 1 केल्विन टेम्परेचर को चेंज करने के लिए जितनी हीट एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसी को हम हीट कैपेसिटी कहते हैं। समझे, बहुत अच्छे से समझ गए ना। जैसे एक बॉडी, इसका मास mkg है और इसका इनिशियल टेम्परेचर 14 डिग्री सेल्सियस, मैं कहता हूं इस बॉडी के टेम्परेचर को मैं 15 डिग्री सेल्सियस करने के लिए कितनी हीट प्रोवाइड करनी पड़ेगी, वही तुम्हारा हीट कैपेसिटी, राइट। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, जूल पर केल्विन। एग्जांपल, इसका एग्जांपल, अ लार्ज वाटर टैंक हैज अ हायर हीट कैपेसिटी देन अ कप ऑफ वाटर। हाँ, इसका अच्छा एग्जांपल है। जैसे हमें पता एक लार्ज वाटर टैंक है, उसका हमें, जैसे एक लार्ज वाटर टैंक है, राइट, इसमें बहुत सारा वाटर भरा हुआ है, इसका इनिशियल टेम्परेचर जैसे सपोज मैंने कहा 14 डिग्री सेल्सियस है, इसका 14 डिग्री सेल्सियस से 15 डिग्री सेल्सियस कराने के लिए हमें लार्ज हीट कैपेसिटी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। जैसे सपोज एक बॉडी है, इसका स्मॉल मास m और इसका टेम्परेचर इनिशियली 12 डिग्री सेल्सियस है, 12 डिग्री सेल्सियस से 13 डिग्री सेल्सियस इसको कराने के लिए हमें स्मॉल हीट प्रोवाइड करनी पड़ेगी और इसके लिए हमें लार्ज अमाउंट ऑफ हीट प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो हम कह सकते हैं कि इसका हीट कैपेसिटी ज्यादा और इस स्मॉल बॉडी का हीट कैपेसिटी कम है, राइट। So I think you are able to understand this thing in a very easy way. So a large water tank has a higher heat capacity and a cup of water has a small heat capacity. अब इसके बाद आता है specific heat capacity
अब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होता है? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज द हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास बाय 1 केल्विन। मींस जैसे ये बॉडी है, ये बॉडी है, इसका मास 1 केजी है। इस 1 केजी इस बॉडी के 1 केजी मास को मुझे, जैसे इसका टेम्परेचर मैंने कहा चलो 4 डिग्री सेल्सियस है, 4 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को चेंज करने के लिए जितनी हीट प्रोवाइड करनी पड़ेगी उसको हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहते हैं। मींस कोई बॉडी है जिसका कोई बॉडी ले लो, उस बॉडी का यूनिट मास को, उस बॉडी के यूनिट मास को, उस बॉडी के यूनिट मास को, यूनिट मास के टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करने के लिए जो हीट रिक्वायर्ड होगी उसको ही हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहते हैं। और हीट कैपेसिटी क्या होता है? अब हीट कैपेसिटी में और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में देखो यहां एम के जी मीन्स कितना भी मास ले लो, उस मास का तुम्हें 4 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस चेंज कराने के लिए जो हीट रिक्वायर्ड होगी उसको हम हीट कैपेसिटी कहते हैं। और कोई बॉडी का यूनिट मास का 1 डिग्री सेल्सियस चेंज कराने के लिए जो हीट रिक्वायर्ड होगी उसे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहेंगे। Right? Understand? So this are giving the basic idea because generally people are going to be confused. So this example is really, ये example अच्छे से समझ आया होगा कि कोई बॉडी, उसका मास एम के जी, उस एम के जी मास बॉडी को 1 डिग्री सेल्सियस चेंज कराने की जो हीट रिक्वायर्ड है उसको हीट कैपेसिटी कहते हैं। और कोई बॉडी, उसका यूनिट मास बॉडी को 1 डिग्री सेल्सियस चेंज कराने के लिए जो हीट रिक्वायर्ड होगी उसको स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहते हैं। इसका यूनिट क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? C इज इक्वल टू Q अपॉन M डेल्टा टी। C इज इक्वल टू Q अपॉन M डेल्टा टी। और इसका यूनिट क्या हो जाएगा? जूल पर केजी केल्विन। सो वाटर हैज अ हाई स्पेसिफिक हीट यूज्ड इन कूलिंग। मेटल्स हैव अ लो स्पेसिफिक हीट। देखो, जैसा कहने का मतलब है कि वाटर हैज अ हाई स्पेसिफिक हीट, मीन जैसे तुम्हारे पास एक वाटर है, उस वाटर का 1 केजी वाटर ले लो, उस 1 केजी वाटर का तुम्हें 14 डिग्री सेल्सियस 15 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को इंक्रीज करने के लिए तुम्हें लार्ज अमाउंट ऑफ हीट प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो हम इससे कह सकते हैं कि उसका स्पेसिफिक हीट ज्यादा है। और उसी में अगर तुम मेटल ले लो, मेटल का तुम्हें 1 डिग्री सेल्सियस चेंज कराने के लिए जो हीट रिक्वायर्ड होगी बहुत कम होगी। मेटल का टेम्परेचर बहुत फास्टली इंक्रीज हो जाता है, तो हम कह सकते हैं मेटल इज अ लो स्पेसिफिक हीट बट वाटर हैज अ हाई स्पेसिफिक हीट। वाटर हैज अ हाई स्पेसिफिक हीट एंड मेटल्स हैज अ लो स्पेसिफिक हीट। अब अगला टर्म होता है मोलर हीट कैपेसिटी। मोलर हीट कैपेसिटी मींस जैसा हमने अभी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पढ़ा तो वो मास के लिए था, फिर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पढ़ा वो यूनिट मास के लिए था, ऐसे ही मोलर हीट कैपेसिटी पढ़े तो वो मोल्स के लिए होगा। मोलर हीट कैपेसिटी इज द हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस बाय 1 केल्विन। मींस मोलर हीट कैपेसिटी हम कह सकते हैं कि अगर हमारे पास 1 मोल का सब्सटेंस है, उस 1 मोल सब्सटेंस को हमें 1 केल्विन या 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रेज कराने के लिए जो हीट रिक्वायर्ड होगी उसको हम मोलर हीट कैपेसिटी कहते हैं। इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा? इसका एग्जांपल हो जाएगा Cm इज इक्वल टू Q एन डेल्टा टी। Cm इज इक्वल टू Q अपॉन एन डेल्टा टी। Q, राइट। और अभी हमने पढ़ा था स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला था C इज इक्वल टू Q अपॉन M डेल्टा टी। यहाँ N आ जाएगा, क्यों आ जाएगा? क्योंकि N नंबर ऑफ मोल्स है और इसका यूनिट क्या होगा? जूल पर मोल केल्विन। एग्जांपल कह सकते हैं आइडियल गैसेस follow specific molar heat capacity value. So ideal gas follows specific molar heat values depending on degree of freedom. So means हम ideal gas क्वेश्चन जब हम थर्मोडायनेमिक्स में स्टडी करेंगे तो वो हम जनरली मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पर ही डिस्कस ज्यादा करेंगे, राइट। अब इसमें भी मोलर्स में भी 2 टाइप की हीट कैपेसिटी होती है, एक एट कांस्टेंट वॉल्यूम और दूसरा एट कांस्टेंट प्रेशर। कांस्टेंट वॉल्यूम मींस हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन एट कांस्टेंट वॉल्यूम, दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। हीटिंग गैस इन अ रिजिड रोटर, हीटिंग गैस इन अ रिजिड कंटेनर। और स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर जिसको हम Cp नाम दे सकते हैं। Cp इज इक्वल टू डेल्टा Q अपॉन डेल्टा टी एट कांस्टेंट प्रेशर। इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा? हीटिंग गैस इन अ ओपन एटमॉस्फेयर, हीटिंग गैस इन ओपन एटमॉस्फेयर, हीटिंग गैस इन ओपन एटमॉस्फेयर,
राइट, हीटिंग अ गैस इन अ ओपन एटमॉस्फेयर। एग्जाम और इसका रिलेशन क्या हो जाएगा, सीपी, इसको मेयर रिलेशन भी कहते हैं, इसको मेयर रिलेशन भी कहते हैं। सीपी माइनस सीबी इज इक्वल टू आर। राइट, अब इसका इंपोर्टेंस और देख लेते हैं। इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट, एक थर्मल इक्विलिब्रियम, टू सिस्टम्स आर इन इक्विलिब्रियम इफ देयर टेम्परेचर्स आर इक्वल। हम दो सिस्टम को थर्मल इक्विलिब्रियम, वैसे तो इक्विलिब्रियम कई टाइप होते हैं, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम होता है, केमिकल इक्विलिब्रियम होता है, एक थर्मल इक्विलिब्रियम होता है। उन सबको हम थर्मोडायनेमिक्स में स्टडी करेंगे। अभी हमें जस्ट बेसिक रिक्वायरमेंट जो कि हमें इंपोर्टेंट है उनके बारे में के लिए डिस्कस करा। तो थर्मल इक्विलिब्रियम कह सकते हैं जब दो बॉडीज का टेम्परेचर सेम होगा उसको हम थर्मली इक्विलिब्रियम कह सकते हैं। जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जैसे एक बॉडी है ए और बी, उन दोनों का टेम्परेचर सेम है, और उसके बाद दूसरी बॉडी और तीसरी बॉडी उनका टेम्परेचर भी सेम है, तो हम कह सकते हैं कि पहली और तीसरी बॉडी का भी टेम्परेचर सेम ही होगा। अब हीट ट्रांसफर ऑफ मोड्स, अब हीट कितने टाइप से ट्रांसफर हो सकती है, एक तो कंडक्शन से हो सकती है, एक कन्वेक्शन से होती है, और एक रेडिएशन से हो सकती है। इन सबको हम थर्मोडायनेमिक्स में अच्छे से स्टडी करेंगे। अब एक जस्ट थोड़ा न्यूमेरिकल आइडिया लग जाए, न्यूमेरिकल एग्जांपल, कैलकुलेट हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 2 kg वाटर बाय 1 डिग्री सेल्सियस। सो हीट कितना लगेगा 2 kg वाटर को 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर राइज करने के लिए। तो हमें कहता है Q इज इक्वल टू MC डेल्टा टी, Q इज इक्वल टू MC डेल्टा टी। सो M इज मास, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो कि हमें पता है वाटर के लिए क्या है 4200 जूल पर केजी, जूल पर केल्विन, और टेम्परेचर राइज 5। सो हमें 42,000 जूल एनर्जी रिक्वायर्ड होगी 2 kg वाटर को 5 डिग्री सेल्सियस राइज करने के लिए। राइट, की पॉइंट्स फॉर इंपोर्टेंट पॉइंट्स फॉर इंटरव्यू, heat is a path function, temperature is a state function, Cp is always greater than Cv, water has a maximum specific heat among common liquids, heat flows from higher temperature to lower temperature। ये सब पॉइंट्स हमने अच्छे से डिस्कस कर ली। अब हमारा मेन टास्क जो कि हमें पढ़ना था स्पेसिफिक हीट ऑफ अ सॉलिड, और क्लासिकल थ्योरी या फिर डुलोंग पेटिट लॉ। राइट, हमने बेसिक आइडिया ले लिया। अब इसके बाद इसका मेन जो हमें पढ़ना था यही डुलोंग पेटिट लॉ। जैसे डुलोंग पेटिट लॉ जो कि हम सॉलिड स्टेट फिजिक्स में हम स्टडी कर रहे हैं, इसमें बेसिक डेफिनेशन हमने सबसे पहले देख रहे थे। स्पेसिफिक हीट ऑफ अ सॉलिड इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ अ यूनिट मास ऑफ अ सॉलिड बाय 1 केल्विन। और एक चीज और याद रखना, सॉलिड में हम जनरली Cp और Cv इक्वली रहते हैं। सो हम जनरली स्टडी करते हैं सॉलिड में Cv दैट इज इक्वल टू डेल क्यू बाय डेल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एट कांस्टेंट वॉल्यूम। राइट, so specific heat of a solid is the amount of heat required to raise the temperature of a unit mass by 1 degree Celsius, unit mass of a solid by 1 Kelvin or 1 degree Celsius। और मोलर हीट कैपेसिटी जो कि हम अभी पढ़ गए C is equal to the amount of heat required to raise the temperature of 1 mole of a substance by 1 Kelvin is called मोलर स्पेसिफिक हीट। इसका फॉर्मूला हो जाएगा जूल पर मोल केल्विन। अब क्लासिकल थ्योरी ऑफ स्पेसिफिक हीट, इसमें एक चीज और देख लेते हैं। स्पेसिफिक हीट अब सॉलिड में दो टाइप्स होते हैं, एक ड्यू टू लैटिस वाइब्रेशन से, दूसरा हमारा स्पेसिफिक हीट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन से। राइट, सो स्पेसिफिक हीट ऑफ अ सॉलिड बेसिकली दो टाइप से आती है, एक ड्यू टू लैटिस वाइब्रेशन से और दूसरा इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन से। सो हम सबसे पहले स्टडी कर रहे हैं ना, उनमें हम स्टडी कर रहे हैं ड्यू टू लैटिस वाइब्रेशन से, अब लैटिस वाइब्रेशन में हम सबसे पहले क्लासिकल थ्योरी स्टडी करेंगे। क्लासिकल में हम डुलोंग पेटिट लॉ कहते हैं इसको, डुलोंग पेटिट लॉ। फिर इसके बाद हम इसी में क्वांटम थ्योरी स्टडी करेंगे, और क्वांटम थ्योरी में इनमें हमारे पास दो हैं, एक तो आइंस्टीन थ्योरी और फिर दूसरा डीबाई थ्योरी। तो इन सब में बेसिकली हम सबसे पहले क्लासिकल अप्रोच में जाएंगे। तो हम स्टडी देखेंगे क्लासिकल हमारे हाई टेम्परेचर को तो एक्सप्लेन कर पा रही स्पेसिफिक हीट ऑफ अ सॉलिड, बट लो टेम्परेचर पे ये फेल हो जा रही। फिर क्वांटम थ्योरी में हम देखते हैं आइंस्टीन भी हायर टेम्परेचर पे तो एग्जैक्ट रिजल्ट दे रहा है, बट लो टेम्परेचर पे स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड अच्छे रिजल्ट नहीं दे पा रहा। फिर इसके बाद डीबाई थ्योरी पढ़ेंगे, वो भी क्वांटम थ्योरी है। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि कौन सी थ्योरी में क्या प्रॉब्लम थी और क्या उन लोगों ने एज्यूप्शन माना, क्या सक्सेस रही, क्या फेलियर रही। राइट, तो सबसे पहले हम स्टडी करते हैं क्लासिकल थ्योरी ऑफ स्पेसिफिक हीट। सो क्लासिकल थ्योरी ऑफ स्पेसिफिक हीट में हम देखेंगे सबसे पहले
in classical physics, atoms in a solid are treated as an independent harmonic oscillator vibrating about their equilibrium position. Means हम solid state physics में हम assume करते हैं कि जो atoms हैं वो हम उसको एक classical harmonic oscillator की तरह मान सकते हैं. In classical physics, atoms in a solid are treated as independent harmonic oscillators जो कि vibrate कर रहे हैं about their equilibrium position पे, like that. अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे वो वाइब्रेट कर रहे हैं, राइट. अब इस थ्योरी मैं इनने सबसे पहले जब ये थ्योरी बना रहे तो क्या क्या एज्यूम्पशन मान के चले. ईच एटम्स वाइब्रेट इन 3 डायमेंशन मींस x by z. ईच वाइब्रेशन बिहेव्स लाइक अ हार्मोनिक ऑसिलेटर. इक्विपार्टीशन थ्योरम इज वैलिड बिकॉज क्लासिकल थ्योरी हम लगा रहे हैं तो इक्विपार्टीशन थ्योरम भी वैलिड है. ईच एटम्स वाइब्रेट इन अ 3 डायमेंशन. ईच वाइब्रेशन बिहेव लाइक अ क्वांटम. ईच एटम्स वाइब्रेट behaves like each vibration behave like a harmonic oscillator. Equipartition theorem is valid. So equipartition theorem क्या कहती है इसको देख लेते हैं. equipartition theorem हमें बताती है, equipartition theorem, each degree of freedom contributes half kVt energy. means each quadratic term, इसको ऐसा कह सकते हैं कि each quadratic term contribute half kVt energy with it. मीन जैसे हमारे पास एनर्जी है जो कि हमारे पास पी स्क्वायर बाय 2m. मीन्स इसमें क्वाड्रेटिक टर्म आ रही तो इसके साथ हाफ केवीटी एनर्जी होगी. सो ईच क्वाड्रेटिक एनर्जी टर्म कंट्रीब्यूट्स हाफ केवीटी एनर्जी ऑन इट. अब जैसे हमें पता हार्मोनिक ऑसिलेटर में काइनेटिक एनर्जी होगी. काइनेटिक एनर्जी हमारी क्या हो जाएगी हाफ एम बी स्क्वायर. तो इसमें क्वाड्रेटिक टर्म आ रही तो इसके साथ हाफ केवीटी हो जाएगी. ऐसी पोटेंशियल एनर्जी हमारी क्या होती है हाफ के एक्स स्क्वायर. इसमें भी क्वाड्रेटिक टर्म आ रही तो इसके साथ भी हाफ केवीटी हो जाएगी. सो टोटल एनर्जी, अगर मैं टोटल एनर्जी लिखता हार्मोनिक ऑसिलेटर में तो क्या लिखता पी स्क्वायर बाय 2m प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर, हाफ के एक्स स्क्वायर. और इक्विपार्टीशन थ्योरम क्या कहता है ईच क्वाड्रेटिक टर्म कंट्रीब्यूट्स हाफ केवीटी एनर्जी. ये भी हाफ केवीटी एनर्जी, राइट, हाफ केवीटी एनर्जी. सो हम इन दोनों एनर्जी को ऐड करते हैं तो टोटल एनर्जी क्या आएगी हमारी के बी टी, राइट. सो टोटल एनर्जी पर ऑसिलेटर मींस हर एक ऑसिलेटर के साथ हाफ केवीटी एनर्जी एसोसिएटेड होगी. सो एनर्जी ऑफ सॉलिड, अब हमारे पास 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम है. सो ईच एटम हैज अ 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम. सो एनर्जी ऑफ वन एटम हैज अ 3 केवीटी. एनर्जी ऑफ वन एटम, ईच एटम हैज अ 3 केवीटी एनर्जी. सो अब 1 मोल के लिए, फॉर 1 मोल n atoms, for 1 moles n atoms, for 1 moles n atoms, for 1 moles n atoms energy is 3n kVt, 3n kVt. और हमें पता है kV is equal to r upon na, एवोगैड्रो नंबर. सो r is equal to क्या लिख सकते हैं kV into na, जिसको हम क्या कह देते हैं r, राइट. सो n kV is equal to r. सो एनर्जी क्या हो जाएगी 3RT. एनर्जी क्या हो जाएगी 3RT. So Dulong-Pettit law, the molar specific heat of a solid at a constant volume is approximately constant and is equal to Cv is equal to del E by del T. So Cv is equal to 3R. मीन्स हम इसको ही क्या लिख लेंगे 3RT. अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं. Cv is equal to dy by dt 3R. 3R कांस्टेंट है तो वो आउटसाइड आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 3R dy by dt इंटू टी. इसका डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा. सो Cv इज इक्वल टू 3R, राइट. न्यूमेरिकल वैल्यू हम देखें इसकी. सो R तो हमें पता है जो कि यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 8.314 है. तो इसको वैल्यू को पुट करते हैं तो क्या आता है 24.94 जूल पर मोल केल्विन. 24.94 जूल पर मोल केल्विन. अब इसका फिजिकली मीनिंग समझते हैं. तो एनर्जी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग ऑल डिग्री ऑफ फ्रीडम. एनर्जी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग ऑल डिग्री ऑफ फ्रीडम. ईच एटम कंट्रीब्यूट्स इक्वली टू हीट कैपेसिटी. ईच एटम्स कंट्रीब्यूट्स इक्वली टू हीट कैपेसिटी इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर. मींस ये तीन हमें क्या बता रहे हैं कि हर
ऑल डिग्री ऑफ फ्रीडम मींस हर ईच एटम के पास एनर्जी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ऐसे नहीं होगा कि किसी एटम के पास बहुत ज्यादा एनर्जी होगी, किसी एटम के पास कम एनर्जी होगी। हर एक एटम के पास इक्वली एनर्जी डिस्ट्रीब्यूटेड है और ईच एटम्स कंट्रीब्यूट्स इक्वली टू हीट कैपेसिटी, और हर एक एटम इक्वली पार्टिसिपेट कर रहा है हीट कैपेसिटी में। और तीसरा पॉइंट, ये टेम्परेचर के इंडिपेंडेंट है, राइट। सो व्हाई दिस थ्योरी इज रिक्वायर्ड, देखो ये थ्योरी क्यों रिक्वायर्ड, टू एक्सप्लेन constant molar heat capacity of a solid. First theory to explain molar heat capacity means heat capacity solid material के molar हीट कैपेसिटी जो एक्सप्लेन करनी थी वो इसी थ्योरी से एक्सप्लेन हो पाए। फर्स्ट थ्योरेटिकल अटेम्प्ट यूजिंग क्लासिक, फर्स्ट थ्योरेटिकल अटेम्प्ट जो कि क्लासिकल फिजिक्स से लिया। फिर तीसरा बेसिस फॉर लेटर क्वांटम थ्योरीज, जो कि बाद में हम क्वांटम थ्योरीज पढ़ेंगे तो ये बेस बना जो हम बाद में आइंस्टीन और डीबाई थ्योरी पढ़ने वाले हैं। अब सक्सेस इस मॉडल की क्या रही, वर्क वेल फॉर मेटल्स एट हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर पे एकदम परफेक्ट है, जिसमें हाई टेम्परेचर प्रिडिक्ट्स करेक्ट ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड मींस इवन ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इज आल्सो करेक्ट, सिंपल एंड बेस्ड ऑन क्लासिकल फिजिक्स, सिंपल एंड बेस्ड ऑन क्लासिकल फिजिक्स, सिंपल है, सिंपल थ्योरी और क्लासिकल फिजिक्स का यूज किया गया है। अब इसकी ड्रॉबैक्स देखते हैं, ड्रॉबैक्स जहां फेल हुआ ये थ्योरी, ड्रॉबैक्स क्या रही इसकी, ड्रॉबैक्स क्या रही, फेल्स एट लो टेम्परेचर, फेल्स एट low temperature, fails at low temperature, right, means at when the temperature is very low, means temperature tending towards 0 Kelvin. This theory saying that they are specific heat of a solid is independent of temperature, but it is not true. At low temperature specific heat of a solid is directly proportional to TQ आ रहा था, but this theory telling that कि this theory telling that कि specific heat of a solid is independent of temperature, right, cannot explain टेम्परेचर डिपेंडेंसी। ये TQ लॉ को मतलब एट लो टेम्परेचर स्पेसिफिक हीट ऑफ अ सॉलिड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू TQ, बट ये थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाई। नॉट वैलिड फॉर लाइट एटम्स, ये थ्योरी वैलिड नहीं होगी लाइट एटम्स के लिए, ये थ्योरी इज नॉट वैलिड फॉर लाइट एटम्स लाइक डायमंड, इग्नोर्स क्वांटम इफेक्ट, इग्नोर्स क्वांटम इफेक्ट्स। इसकी थ्योरी की हम कह सकते हैं ड्रॉबैक्स या फिर लिमिटेशन कह सकते हैं। इंपोर्टेंस ऑफ इंपोर्टेंट ग्राफिकल बिहेवियर, अब हम इसका ग्राफिकल बिहेवियर हम इसको प्लॉट करते हैं जो कि हमें बताती है इसका इंपॉर्टेंट ग्राफिकल बिहेवियर। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या था, ये बता रही थी स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड इंडिपेंडेंट है टेम्परेचर के, और जो कि कांस्टेंट है, और उस कांस्टेंट की वैल्यू 3R है, राइट। बट एक्सपेरिमेंटली हमने जो ऑब्जर्व किया था वो एक्सपेरिमेंटली ऐसा किया था कि at low temperature specific heat is inversely directly proportional to TQ, but at higher temperature this become constant, this become constant, right। so ये था हमारा क्लासिकल और ये था हमारा एक्सपेरिमेंटल। हायर टेम्परेचर पे तो ये थ्योरी वैलिड थी, बट लो टेम्परेचर पे ये बता रही स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड 0 हो जानी चाहिए थी। जब टेम्परेचर लो करते हैं तो स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड डिपेंड्स कर दिया टेम्परेचर पे, बट ये बता रही इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, जो कि हमने एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन जो कि हमें बताया, सॉरी एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन एट हाई टेम्परेचर दिस इज CV इक्वल टू नियरली 3R, बट एट लो टेम्परेचर दिस इज टेंडिंग टूवर्ड्स जीरो, बट दे आर सेइंग दे ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। सो की इंटरव्यू पॉइंट्स बेस्ड ऑन, अब इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमें जो कि याद रखने चाहिए, बेस्ड ऑन इक्विपार्टीशन थ्योरम, each atoms contribute 3 kVT energy, fails due to absence of quantum effects and led to the development of Einstein and Debye model, राइट। अब इसमें देख लेते हैं हम इंटरव्यू से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन जो कि पूछे जा सकते हैं। जनरली इंटरव्यूज में जो क्वेश्चन पूछते हैं वो क्या क्या पूछते हैं, राइट। सो सबसे पहले जनरली वो पूछते स्टार्ट ऐसे होते हैं, व्हाट इज स्पेसिफिक हीट ऑफ अ सॉलिड। सो आंसर क्या करेंगे, स्पेसिफिक हीट ऑफ अ सॉलिड इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास ऑफ अ सबस्टेंस बाय 1 केल्विन। Specific heat of a solid is defined as the amount of heat required to raise the temperature of unit mass of a substance by 1 Kelvin. 1 Kelvin, और इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, C is equal to delta Q upon M delta T. It depends on the nature of the material, and temperature.
दूसरा क्वेश्चन पूछेंगे, डिफाइन मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ अ सॉलिड। सो मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ अ सॉलिड इज द हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस बाय 1 केल्विन। 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस बाय 1 मोल केल्विन, और इसकी यूनिट जूल पर मोल केल्विन। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट आर सीपी एंड सीवी फॉर सॉलिड। हाँ, मैं अभी एक्सप्लेन कर रहा था, सीवी स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, सीपी स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, और मैं बताया था स्टार्टिंग में कि सीपी और सीवी नियरली इक्वल होते हैं सॉलिड मटेरियल में, बिकॉज वॉल्यूम्स चेंज इज नेग्लिजिबल। सॉलिड मटेरियल्स में वॉल्यूम का चेंज नेग्लिजिबल होता है, तो इसलिए सीपी और सीबी नियरली इक्वल होते हैं, राइट। व्हाट इज क्लासिकल थ्योरी ऑफ स्पेसिफिक हीट। क्लासिकल थ्योरी assume that atoms in a solid behave as a quantum atoms in a solid behave as a harmonic oscillator and obeys the equipartition theorem. Classical theory assume that atoms in a solid behaves as a harmonic oscillator and obeys the equipartition theorem, and each degree of freedom contributes half kBT energy, right। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन, स्टेट द डुलोंग पैटेट लॉ। स्टेट द डुलोंग पैटेट लॉ। डुलोंग एंड पैटेट स्टेटेड दैट मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ ऑल सॉलिड एलिमेंट्स इज अप्रोक्सीमेटली कांस्टेंट। मींस डुलोंग और पैटेट ने क्लासिकल थ्योरी का यूज करके बताया था कि मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ अ सॉलिड ऑल एलिमेंट्स के लिए ऑलवेज कांस्टेंट है, दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, और जिसकी वैल्यू क्या बताई इन्हें, Cv इज इक्वल टू 3R, जो कि 24.9 जूल पर मोल केल्विन। अब इसके बाद ड्राइव डुलोंग पैटेट लॉ, जो कि हमने अभी देख लिया, ईच डिग्री है 3 डिग्री ऑफ ईच एटम है 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम, सो एनर्जी इज इक्वल टू 3 केवीटी, और फॉर 1 मोल्स के लिए 3n केवीटी, और इसके बाद फिर डिफरेंशिएशन, सो Cv इज इक्वल टू 3R, Cv इज इक्वल टू 3R, राइट। सो अब इसके बाद इसने क्या, इस थ्योरी ने क्या क्या एज्यूशन मानी थी, व्हाट एज्यूशन आर मेड इन डुलोंग पैटेट लॉ। ये जनरली पूछते हैं, एटम्स बिहेव एज अ हार्मोनिक ऑसिलेटर, इक्विपार्टीशन थ्योरम इज वैलिड, नो क्वांटम इफेक्ट्स, वाइब्रेशन आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वाइब्रेशन आर इंडिपेंडेंट, मींस हर एक एटम्स इंडिपेंडेंटली वाइब्रेट करेगा। व्हाई आर डुलोंग पैटेट लॉ इंपॉर्टेंट, व्हाई डुलोंग एंड पैटेट लॉ आर इंपॉर्टेंट, इट हेल्प्ड इन डिटरमाइनिंग एटॉमिक मासेस ऑफ एलिमेंट्स। इस थ्योरी ने हमें हेल्प करा एटॉमिक मासेस ऑफ एन एलिमेंट्स एंड वाज वन ऑफ द अर्लीस्ट सक्सेस ऑफ क्लासिकल फिजिक्स। इस थ्योरी ने हमें हेल्प करा एटॉमिक मासेस ऑफ एन एलिमेंट्स एंड वाज वन ऑफ द अर्लीस्ट सक्सेस ऑफ क्लासिकल फिजिक्स। व्हाई डज डुलोंग पैटेट लॉ फेल्स एट लो टेम्परेचर। डुलोंग पैटेट लॉ फेल क्यों हो जा रहा था एट लो टेम्परेचर। एट लो टेम्परेचर क्वांटम इफेक्ट्स बिकम इंपॉर्टेंट एंड एनर्जी is quantized, energy is quantized, thus atom do not absorb energy continuously। क्योंकि हमें पता है एट लो टेम्परेचर पे क्वांटम इफेक्ट्स एप्लीकेबल हो जाते हैं और एनर्जी कंटिन्यूस ना होकर एनर्जी कंटिन्यूस ना होकर क्वांटाइज होती है। एटम डू नॉट एब्जॉर्ब एनर्जी कंटिन्यूसली, एनर्जी atoms absorb energy in the quantized way, so that's why Dulong and Patet law fail at low temperature। Give experimental derivation of Dulong and Patet law। Bugs give experimental deviation of Dulong-Patet law। Work well at high temperature, fails at low temperature। Light elements like carbon, boron and barium deviates strongly। Means light elements के लिए भी ये valid नहीं है और fails हो जाता है low temperature। What is the physical meaning of 3R? What is the physical meaning of 3R? 3R corresponds to energy contribution from 3 translational vibrational modes of an atom in a solids। Means 3R corresponds to energy contribution from 3 translational vibrational modes of atoms in a solid। how does temperature affect specific heat of a solid? How does temperature affect specific heat of a solid? At high temperature Cv is equal to 3R, Cv is equal to 3R, but at low temperature Cv tending towards 0, but classical theory they saying that they are always remains constant and they are independent of temperature, right। अब कंपेयर क्लासिकल एंड क्वांटम थ्योरी। क्लासिकल और क्वांटम थ्योरी भी जनरली इस थ्योरी के बाद हम क्वांटम थ्योरी स्टडी करेंगे। एनर्जी इज कंटिन्यूस, क्वांटम थ्योरी क्वांटाइज है। लो टेम्परेचर इनकरेक्ट बताते, क्वांटम थ्योरी करेक्ट रिजल्ट। स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट है क्लासिकल के अकॉर्डिंग, बट क्वांटम के अकॉर्डिंग दिस इज वेरीज। व्हाट इंप्रूवमेंट्स वर मेड to overdo what improvements were made over Dulong-Patet law? क्या improvements करे गए Dulong-Patet law पे? Einstein and Debye introduced quantum theory to explain temperature dependency of specific heat, जो कि हम अगली थ्योरी में पढ़ेंगे कि आइंस्टीन और डीबाय थ्योरी में उन्हें क्वांटम थ्योरी का यूज करा गया और उसमें टेम्परेचर की डिपेंडेंसी को इंट्रोड्यूस करा गया। Why Dulong-Patet law still relevant, valid at high temperature, provides first approximation and foundation for modern solid state physics।
मींस वैलिड एट हाई टेम्परेचर पे अभी भी वैलिड है। प्रोवाइड फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन, मतलब पहली थ्योरी थी जो सॉलिड स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड को एक्सप्लेन कर पाई काफी हद तक, और फाउंडेशन बना मॉडर्न सॉलिड स्टेट फिजिक्स का। सो आई थिंक यही 15 या इनके अंडर ही इंटरव्यूज में जनरली क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और मैं समझता हूं कि इस थ्योरी को बहुत अच्छे से अपन ने एक एक पॉइंट्स वाइज, एक एक कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग और इन डेप्थ वे में अंडरस्टैंड कर लिया, और इंटरव्यूज में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो सब भी हमने इस थ्योरी में अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया। और मैं होप करता हूं कि ये थ्योरी में आपको अच्छे से समझा पाएंगे, और कहीं भी अगर डाउट्स लगाओ या फिर कहीं लगाओ कि सर आप इसको और इस तरीके से कोई सजेशन देना चाहिए, या कुछ इंप्रूवमेंट चाहिए, या फिर कुछ आइडिया आपकी तरफ से, तो ऑलवेज वेलकम। और अपन ने बेसिक से लेकर एडवांस तक हर एक तरीके से इस थ्योरी को कोशिश करा कि इंटरव्यूज में क्या क्या क्वेश्चन या पूछ सकते हैं, या फिर हर तरीके से क्वेश्चन को हमें आंसर किस तरीके से करना है। सो आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड ऑल दिस कॉन्सेप्ट। और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम क्वांटम थ्योरी के बारे में हम स्टडी करेंगे, जिसमें डुलोंग पैटेट लॉ हमने स्टडी कर लिया। अगली क्वांटम थ्योरी में हम आइंस्टीन थ्योरी और डीबाई थ्योरी के बारे में स्टडी करेंगे, और उनसे रिलेटेड इंटरव्यूज में क्वेश्चन जो पूछे जा सकते हैं उन सब पे भी डिस्कस करेंगे। सो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड शेयर विद योर अदर फ्रेंड्स जो कि जो कि इंटरव्यूज वगैरह के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, असिस्टेंट प्रोफेसर, डीआरडीओ, पीएचडी फिजिक्स इंटरव्यू आईआईटीज वगैरह में या यूनिवर्सिटी वगैरह में। ये थ्योरी पूरा अच्छे से एक्सप्लेन, एक बार ये लेक्चर को देख ले और फिर उसके बाद इनके क्वेश्चन को देख ले, मैं श्योर कह रहा हूं कि इंटरव्यूज में तुम अच्छे से हर एक क्वेश्चन का उनको आंसर कर पाएंगे। सो वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर, होपफुली। बाय।